वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज हम यूपी हायर एजुकेशन के द्वारा जो टेस्ट कराया जाता है जिसे यूपी HHC बोला जाता है, यूपी हायर एजुकेशन, यानी कि ये जो टेस्ट कराया जाता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कराया जाता है यूपी सरकार द्वारा। तो प्रत्येक विषय के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट होते हैं अपने अपने विषयों में भाग्य को अपने का मेहनत करते हुए उस टेस्ट में बैठते हैं। तो ये पहले यूपी हायर एजुकेशन वैकेंसीज निकालती है, टोटल ऑफ वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फिर उसके बाद डेट दी जाती है यूपी हायर एजुकेशन के द्वारा। फिर उसके बाद फिर रिटन, जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, टेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाले होते हैं, वो क्वालिफाई करने के पश्चात फिर उसके पश्चात जो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद फिर वो इंटरव्यू की देती है कमीशन। फिर इंटरव्यू की देने के पश्चात फिर वहाँ पर कॉलेजेस में वो नियुक्त करके उन्हें वहाँ प्रत्येक अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग विषयों के कैंडिडेटों को भेजा जाता है। वहाँ पर फिर वो कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि ये हिंदी का प्रश्न पत्र है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होते हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले 30 प्रश्न जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। अंतिम 70 प्रश्न जो होते हैं वे आपके सब्जेक्टिव होते हैं, जो जिस सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फॉर्म भरता है। तो ये फ्रंट पेज है हिंदी पेपर का, जो हिंदी का प्रश्न पत्र इस साल 2021 में यूपी हायर एजुकेशन के द्वारा कराया गया था। तो ये वो प्रश्न पत्र का फ्रंट पेज है जो इस प्रकार से होता है। ऊपर बुकलेट लिखा होता है, क्वेश्चन बुकलेट, फिर सब्जेक्ट हिंदी, उसके पास ये कोड होता है, यहाँ रोल नंबर होता है अंकों में, यहाँ शब्दों में होता है, यहाँ OMR शीट नंबर डाला जाता है। जो OMR शीट कैंडिडेट को दी जाती है उसको प्रश्न पत्र में यहाँ पर डाला जाता है। ये सिग्नेचर होते हैं कैंडिडेट के, ये जो टीचर ड्यूटी देता है उसके साइन होते हैं। ये पार्ट फर्स्ट जिसमें 30 प्रश्न होते हैं 60 नंबर के। ये सेकंड पार्ट होता है जो 31 से 100 तक, 31 से 100 तक जो प्रश्न होते हैं वो सेकंड पार्ट में होते हैं। सब्जेक्टिव, जो जिस सब्जेक्ट से कैंडिडेट टेस्ट में बैठता है या फॉर्म भरता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुदेश होते हैं, इन्हें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए कि कैसे आपको अटेंड करने, कितने प्रश्न अटेंड करने हैं या कौन सा बॉल पेन यूज़ करना है, ये निर्देश होते हैं। तो यहाँ 6 निर्देश हैं फ्रंट पेज पर। उसके पश्चात ये अंत में जो बाकी निर्देश बच जाते हैं वो अंतिम पृष्ठ पर निर्देश देते हैं। इनको भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से पढ़ लेना चाहिए कि OMR शीट कैसे भरनी है, जो सर्किल होते हैं गोले उन्हें कैसे भरा जाता है, कौन से बॉल पेन से भरा जाता है, सब कुछ ये उसमें डिटेल दी जाती है जो ध्यानपूर्वक कैंडिडेट को पढ़ना होता है। यहाँ रफ वर्क होता है, तो आप रफ वर्क इस अंतिम पृष्ठ के इस भाग में करें, जो भी आपको रफ वर्क करना है ऊपर लिखा होता है उस पर। तो ये फ्रंट पेज है ना। तो यहाँ पर उसका नंबर होता है जो उसमें पढ़ता है OMR शीट में, और जो OMR शीट का नंबर होता है वो यहाँ पर डाला जाता है क्वेश्चन बुकलेट पर, जिससे कि कक्ष निरीक्षक अर्थात इन्विजिलेटर चेक करता है। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है जहाँ पर 1 नंबर से स्टार्ट होता है, जो जनरल नॉलेज का पहला प्रश्न होता है। तो इसमें यह है कि इंग्लिश में भी होता है और यही प्रश्न हिंदी में भी होता है। तो दोनों लैंग्वेजों में आता है जनरल नॉलेज का पेपर। आपको उसमें देखते चला जाना है और उसके उत्तर देते चले जाना है। तो इसमें जैसे कि ये प्रश्न है, दूसरा ये प्रश्न है कि इन विच ईयर द गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड। ये ऊपर इंग्लिश में दिया गया है, नीचे उसका हिंदी दिया गया है, हिंदी वर्जन। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, और उसके ये 4 ऑप्शन हैं, 1982, 1985, बी में 1986 और डी में 2003। तो आपको इसमें से किसी एक को टिक करना है और OMR शीट में जो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर वहाँ देना है, किसी एक ऑप्शन को गोले में भर देना है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो ये हैं 3, 4, 5 हैं। उसके पश्चात फिर यहाँ इसी पृष्ठ पर
के हैं 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। आप ये देख पा रहे होंगे। तो आप अगर इसमें देखकर आगे आने वाले यूपी हायर एजुकेशन के टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसी आधार पर ऐसे प्रश्न होते हैं। ये जीएस के हैं और जीएस में भी कुछ करंट के होते हैं और कुछ जैसे कि हिस्ट्री के हैं, कुछ आपके ज्योग्राफी के हैं, कुछ आपके इकोनॉमिक्स के हैं, कुछ कंप्यूटर से हैं, कुछ दूरसंचार से हैं, तो कुछ रीजनिंग के होते हैं। तो ये यूपी हायर एजुकेशन एक सिलेबस देती है जनरल नॉलेज का भी और सब्जेक्ट का भी। जब टेस्ट के ये वैकेंसीज निकालती है उसी के साथ सिलेबस को भी घोषित करती है। यूपी हायर एजुकेशन कहीं कोई किसी प्रकार की धांधलीबाजी नहीं, सब तैयार आपको करना है। कोई ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। बहुत ही ध्यानपूर्वक वो लोग कराते हैं टेस्ट और इलाहाबाद में ही इसको टेस्ट देने के लिए जाना जाता है। चूँकि सरकार कहीं और दूसरे और सेंटर नहीं डालती है जिससे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके, इसलिए ये लोग स्वयं एक स्थान पर अर्थात इलाहाबाद में ये इसका सेंटर डालते हैं, अलग अलग जगहों पर नहीं डालते जिससे कि गड़बड़ी की संभावना नहीं है होती है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी में रहें। नेट निकालें या पीएचडी करें, तब उसके पश्चात इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो ये प्रश्न हैं, आप देख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको और रूबरू करा दूँ, ये है यहाँ इंग्लिश में है, या इसके नीचे हिंदी में, या यहाँ ये देख रहे होंगे ये प्रश्न है, ये देख रहे हैं आप। तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ऊपर है जैसे कि 6 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थिति में सुधार पर केंद्रित है? प्रायोगिक शोध, क्रियात्मक शोध या मौखिक शोध या सर्वेक्षण शोध। ऐसे ये नीचे है कि जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं? विदेशी आंकड़े कहते हैं या द्वितीयक आंकड़े कहते हैं या प्राथमिक आंकड़े कहते हैं या तृतीयक आंकड़े कहते हैं। ऊपर इसका इंग्लिश वर्णन है कि डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नो एज, ये इसके हैं फॉरेन डाटा, सेकेंडरी डाटा या प्राइमरी डाटा या टेरिटरी डाटा। तो ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम के हैं तो आपको कोई समस्या बनेगी, नहीं, या इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। कमीशन द्वारा दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, इंग्लिश वर्जन भी या हिंदी वर्जन भी, इसलिए कोई संभावना ऐसी नहीं है कि कठिनता का सामना करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको असिस्टेंट बनने में कोई दुविधा नहीं होती है। जो टेस्ट की सही तैयारी करेगा वो बाजी मार जाते हैं, या थोड़ी सी भी ढिलाई बरतते हैं वे कुछ ही क्वेश्चन से दूर रह जाते हैं। तो इसलिए कमीशन की ये बहुत साफ सुथरी प्रक्रिया है जो शासन द्वारा कराई जाती है। तो ये प्रश्न देख रहे हैं आप। अगले नेक्स्ट पर पहुंचते हैं हम लोग। फिर यहाँ से इस प्रश्न पर 11 से और 15 तक प्रश्न हैं जो इस प्रकार के हैं। इसमें हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन भी है, आप देखते चले जाएं, कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद ये प्रश्न आ जाता है, इसमें जो है 16 से लेकर और 20 तक प्रश्न हैं। फिर इसके पश्चात कोई समस्या नहीं है, आप लोग देखते चले जाएं। ये इसलिए पेपर आपको बनाया जा रहा है कि आपके लिए आने वाले समय में जो आपकी तैयारी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें ये प्रश्न पत्र सहायक हो सकता है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लें। इस प्रश्न पर 21 से लेकर 25वें प्रश्न तक प्रश्न दिए गए हैं, इनके प्रत्येक के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ये देखें आप लोग, यहाँ है महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था, है ना। उसके पश्चात ये अंतिम इसी का है प्रश्न कि निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न में से कौन सा है। ये फिर अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये है इसका प्रश्न, ये हिंदी विषय का प्रश्न है जिसके 30 प्रश्न आरंभ में होते हैं। प्रत्येक विषय में ऐसा ही होता है कि 30 प्रश्न जनरल नॉलेज के आरंभ में होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे
ये इंग्लिश वर्जन भी, हिंदी भी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके पश्चात ये है 27वां, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सा सक्षम होता है? ये इसके ऑप्शन हैं। उसके पश्चात नीचे आ जाइए, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1927 में लोगों द्वारा, है ना, द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? ये है M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और आपके सरदार पटेल। तो ये अंतिम 29वां प्रश्न है जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? या 30वां, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? ये प्रश्न है। ये 30 प्रश्न आपके समाप्त हो गए जो जनरल नॉलेज के हैं। उसके पश्चात 31वां प्रश्न जो इसी प्रश्न पत्र का सेकंड पार्ट होता है, जिसे कहा जाता है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि ये प्रश्न पत्र हिंदी का है, इसलिए 31वें नंबर से लेकर प्रश्न के और अंत में 100वें प्रश्न तक ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो 31वें प्रश्न का पहला जो प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा विज्ञान का वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? ये इसके ऑप्शन है, मैं आपको इससे रूबरू करा दूं। विलियम जोन्स ए, उसके पश्चात ग्रियर्सन 2, उसके बाद सी, है ना, बीम्स, फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन है हार्नले। ठीक है। फिर इसका दूसरा प्रश्न है जो ये हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है, जो 31वें प्रश्न से आरंभ होकर 100वें प्रश्न पत्र पर 100वें प्रश्न पर समाप्त हो जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न है, किस भाषा की प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो ये आप देख रहे होंगे, ये है फिर हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, या बघेली बोली की अवधि की दक्षिणी भाषा किसने कहा, या ब्रजबुली का भाषा का एक कृत्रिम रूप है। फिर उसके पश्चात 36वां प्रश्न है, ये उच्चारण स्थान के आधार पर श छ ध्वनि कैसे बनी। फिर 37वां प्रश्न है, ये आपका राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। फिर उसके पश्चात ये 38वां प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। फिर प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है। फिर 40वां प्रश्न, उर्दत मार्टर पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से जाना गया। ये इसके ऑप्शन हैं। फिर आप अगले प्रश्न पर आ जाएं। ये प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संस्थापक, हिंदी के, फिर 42वां है ये है, हिंदी के प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई। फिर उसके बाद 43वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। फिर 44वां, ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। फिर उसके पश्चात ये वाला है 45वां, ढोला मारूरा दुहा के ढोला के पिता का क्या नाम है। फिर 46वां, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, ये मान्यता किस विद्वान की है। फिर 47वां, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये किसका कथन है। दक्षिण आलवर के संत किस भाषा से शाखा से संबंधित माने जाते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों की में कौन सी कृति आंकड़ों में विभाजित नहीं है। फिर 50वां, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाषा की है, भाव की है। फिर अगला प्रश्न ये शुरू हो जाता है जो 51 से लेकर और आपके ये रसलीन का मूल नाम क्या है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी साहित्य, नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है। फिर सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास किया है। फिर ये दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। फिर उसके पश्चात किले में औरत किस कवि की कविता है। फिर डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना। फिर 57वां ये है कि फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है। फिर 58, सचेतन कहानी की अवधारणा किस आधार पर हुई। फिर उसके पश्चात आप यहाँ देखेंगे ये प्रश्न पत्र,
यहाँ से आरंभ हो जाता है लेकर आपके 59 से लेकर और आगे ये 60वां प्रश्न है। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? सौभाग्य 61वां, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। फिर ये लंका 62वां, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? फिर ये 63वां, मिला तेज से तेज की विधा की रचना है। फिर 64वां, अपनी जमी अपना आत्मा, ये लेखिका। फिर कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? फिर आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? फिर आप अगले प्रश्न पर आ जाएं। यहाँ पर ये प्रश्न देख रहे हैं, ये देखें आप, भारत मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ। फिर 68वां, किस आर्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना? फिर ये 69वां, रीति के आधारभूत तथ्य के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? ये 4 ऑप्शन हैं। फिर ये 70वां, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 70वां प्रश्न। फिर 71वां, लॉन्जियनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया? फिर 73वां प्रश्न, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है? फिर से 73, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? फिर 74वां प्रश्न, वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय गाहे मानता है? फिर 73वां, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? फिर उसके पश्चात ये है 76वां, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? 77वां, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? फिर 74 प्रश्न, धर्म कथा पुराव्रत या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया गया? यह आपके सामने ऑप्शन है। फिर सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन पर के आधार पर माने जाते हैं? यह ऑप्शन आपके सामने है। फिर 80वां, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? यह आपके सामने ऑप्शन है। फिर 81, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। ये उसके ऑप्शन हैं। फिर उसके बाद 82वां प्रश्न, विद्यापति कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। ये इसके ऑप्शन है। उसके पश्चात फिर ये है आपका 83 कि इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ। राम नाम, ठीक है, हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह किसका कथन है? हजारी का है, राम कुमार का है, या शुक्ल का है, या परशुराम चतुर्वेदी का है? फिर आप यहाँ आ जाएं। ये 82 प्रश्न है। 84वां, ध्यान को गाँव प्यार से जानो, ज्ञान विसरस भोरे, सूर सो बहुत कहे ना रहे रास। फिर ये 84वां प्रश्न, कामायनी का नवासर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? ये इसके ऑप्शन है। उसके बाद 87, जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलवार अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? आपके सामने ऑप्शन है। फिर ये 88, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाज़ार हुस्न के नाम से लिखा गया था? ये इसके ऑप्शन हैं। फिर ये 89, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? फिर ये 90वां प्रश्न 90 वाला, अंधा युग का यह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? फिर इसके ऑप्शन दे गए हैं। फिर ये 91, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ये सामने ऑप्शन आपके सामने है। उसके पश्चात यहाँ पर फिर आ गए अंतिम प्रश्न पर कि 91 प्रश्न, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? फिर 93, पिता गए माता गई, पुरुष गए कंधे से कंधा बढ़ाकर प्राण देने वाला, ये है धीर सहकर सहचरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? फिर ये अंत में 100 प्रश्न तक दिए गए हैं जो आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है।
आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देख लें और आगे तैयारी अपनी जारी रखें। ये 96, ये 97 साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। 98वां प्रश्न कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है। 99वां वाला प्रश्न है ब्रिख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है। फिर 100वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है हिंदी विषय का, विषय विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे। 11 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो ये 100 प्रश्न आएंगे जो हायर एजुकेशन द्वारा रखे जाते हैं और इसका अंतिम प्रश्न वही आपका जो निर्देश द्वारा है। तो मैं समझता हूँ आपको यह बहुत गाइडेंस देगा प्रश्न पत्र। आप इसको ध्यानपूर्वक देख लें और अपनी तैयारी इसी प्रकार आगे जारी रखेंगे। ओके, फिर दोबारा से मुलाकात होगी। हिंदी समाधान में आप सभी का स्वागत है। ओके, गुड बाय, नमस्कार।